नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने एलडीसी के लिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं। अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीओजी 2 में काफी सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ना है और जितनी चीजें हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें विदेश डाक से संबंधित होने वाली हैं। एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ इस सेशन का शुरुआत करेंगे। देखिए लिखा है कि दुनिया का वसूल है, पूछते खैरियत है, लेकिन इरादा क्या होता है कि आपकी हैसियत जाने का। आपसे यदि कोई पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं, तो असलियत ये होता है कि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि भाई आपका स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, आपके घर में सभी आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं या फिर नहीं है। उसका असली मकसद होता है आपकी औकात क्या है, और जब आपकी औकात वो जान लेगा तो उसके हिसाब से आपसे बिहेव करना शुरू करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दुनिया से दूर रहिएगा, दुनिया आपका कभी साथ नहीं देगी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर दिया है। द टर्म फॉरेन पोस्ट अप्लाई टू दोज सर्विस विच डू नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इंडियन पोस्ट गिवन क्लॉज पार्ट 1 91, 92, 93, 94। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। विदेश डाक उन सेवाओं पर लागू होता है जो भाग 1 के किस खंड में दी गई भारतीय डाक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरी आर देयर पोस्टल आर्टिकल डिवाइड इनटू फॉरेन मेल। विदेश डाक में वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया। विदेश डाक में वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। लेटर पोस्ट, पत्र और पार्सल, पत्र डाक, पार्सल, बीमा पत्र, इनमें से कोई नहीं। विच वन इज करेक्टेड, कौन सा उत्तर सही है। विदेश, जैसे हमने देखा था इंलैंड में, जैसे अगर गाइड के अनुसार बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप के आर्टिकल हैं, है ना। लेकिन विदेश डाक में 2 कैटेगरी है। एक है लेटर का कैटेगरी, पहला कैटेगरी लेटर का और दूसरा कैटेगरी पार्सल का। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 2 कैटेगरी, एक लेटर पोस्ट और दूसरा पार्सल पोस्ट। सभी टाइप के आइटम, जैसे दीपक ठाकुर बोल रहे हैं अंध साहित्य भी तो आता है, तो अंध साहित्य हो गया, इनलैंड लेटर कार्ड हो गया। एयर में इनलैंड लेटर कार्ड केवल भारत में यूज किया जाता है, तो इसके अंतर्गत नहीं आता। जैसे आपका पोस्ट कार्ड हो गया, इसके अलावा एरोग्राम हो गया, प्रिंटेड पेपर सर्विस, स्मॉल पैकेट, ये सभी पत्र डाक में आते हैं। और पार्सल में पार्सल आता है और इसके अंतर्गत इंश्योर्ड पार्सल भी आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूपीयू की स्थापना कब हुई। यूपीयू, एस्टेब्लिश ऑफ यूपीयू, याद रखिएगा 9 अक्टूबर 1874। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब यूपीयू की स्थापना 1874 में हुई थी। कभी आपसे पूछेगा कि भारत जो है यूपीयू में कब ज्वाइन किया, तो 1876। ये भी डेट आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीयू का पूरा मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है यूपीयू का, ठीक है। यूपीयू का पूरा मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। अब यूपीयू में वर्तमान में 192 देश जो हैं इसका मेंबरशिप लिए हुए हैं। जो भी देश इसका मेंबरशिप लिए हुए हैं वो सभी देश जो है इसके नियम का पालन करते हैं। भाई यदि किसी भी आर्टिकल का ट्रांसमिशन किया जाना है एक देश से दूसरे देश में, तो जो नियम ये बनाता है उसी नियम का पालन करना पड़ता है, मतलब खुद के नियम आपको अप्लाई नहीं करने हैं। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, बेसिक चीज है, क्वेश्चन आता ही आता है। फिर से मैं बता दूं, पीओजी 2 में इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछी जाएंगी और इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको पढ़ना है। तो 9 अक्टूबर 1874 की स्थापना देख लिया, 1876 में भारत इसका मेंबर बना, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन।
और इस पर अभी 192 देश मेंबरशिप लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज हेडक्वार्टर यूपीयू एंड हाउ मेनी मेंबर डज इट हैव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीयू का मुख्यालय, तो मुख्यालय जब भी आपसे पूछेगा तो आपको बताना है बर्न स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है बर्न स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 192 देश जो है इसके मेंबरशिप लिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है द टेरिटरी ऑफ मेंबर कंट्री यूनियन फॉर द इंटरचेंज पोस्टल आइटम आर कंसाइडर। बताइएगा कि पत्र डाक मदों की परस्पर विनिमय क्षेत्र के लिए संघ के सदस्य देशों के क्षेत्रों को सिंगल पोस्टल एरिया, डुअल पोस्टल जोन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कि लेटर पोस्ट का ट्रांसमिशन करना है तो इसके लिए सिंगल पोस्टल एरिया के रूप में माना जाता है। ठीक है, मतलब जो भी देश उसके मेंबर हैं तो भाई एक देश से दूसरे देश में पत्र डाक मदों का परस्पर विनिमय कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रीडम इज गारंटी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ यूनियन, कम्युनिकेशन, डाक तार, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, विच वन इज करेक्टेड। यूपीयू संघ के पूरे क्षेत्र में किस चीज की गारंटी दी गई है? तो भाई ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन की गारंटी दी गई है। ठीक है, जितने भी उस यूपीयू के अंदर मेंबरशिप लिए रहेंगे वहां सभी जगह आप परिवहन कर सकते हैं, यूपीयू ने ऐसा बोल रखा है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जब पीवाईक्यू देखोगे तो यही क्वेश्चन आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। विच एग्रीमेंट विल अप्लाई मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, एक्सचेंज सीओडी आइटम, सिंगल, स्पेशल, बायलैटरल, नॉर्मल, सिंगल, नन ऑफ दीज। कौन सा उत्तर सही है कि मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, सीओडी वाले आइटम का जब भी आदान प्रदान किया जाएगा तो इसके लिए स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट काम करता है, विशेष द्विपक्षीय करार काम करता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बी नंबर का, बी नंबर का ऑप्शन है। अब देखिए जो भी एग्रीमेंट है, जैसे मैं पार्सल का भी बताऊंगा, अभी मैंने मनी ऑर्डर, सीओडी और मैंने बताया आपको पोस्टल ऑर्डर के लिए, अभी आगे पार्सल के बताऊंगा तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, उसका भी एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, बोला है यूपीयू में किन आइटम के विनिमय पर विशेष द्विपक्षीय समझौता लागू होता है या एग्रीमेंट लागू होता है। व्हाट आइटम एक्सचेंज इन यूपीयू आर सब्जेक्ट टू स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट, जैसे एमओ, पोस्टल ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी आइटम, ऑल ऑफ दीज, व्हिच वन इज करेक्टेड। कौन सा उत्तर सही है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही होने वाला है। ये सभी आइटम विशेष द्विपक्षीय करार के तहत भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है और बोला है APPU का फुल फॉर्म क्या होगा। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशिया पोस्टल पैसिफिक यूनियन, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, एशियन पोस्टल पैसिफिक यूनियन, विच वन इज करेक्टेड। एक आपका AOPU भी होता है ना, कई बार दोनों चीजें सेम है लेकिन बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा स्पेलिंग में है, उसके मीनिंग में है। तो जब आपू का पूछेगा तो आपको बताना है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, सी ऑप्शन दिया गया है। जब आपसे AOPU का पूछेगा तो एशियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। दोनों चीजें हैं सेम लेकिन एक स्पेलिंग का ही फर्क है ना, कि ओ का जो मतलब है वो थोड़ा सा वहां पे अलग हो जाता है। व्हेन वाज अप्पू एस्टैब्लिश एंड मेंबर कंट्री, कितने मेंबर हैं और कब इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1961 और इस पर 32 मेंबर हैं। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1961 को हुई और इस पर टोटल 32 मेंबर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, भारत अप्पू में कब शामिल हुआ? जैसा मैंने बताया था कि भारत यूपीयू में शामिल हुआ था, वो था 1876। ठीक है, अप्पू में कब शामिल हुआ? ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, भारत अप्पू में शामिल हुआ था 1973। ठीक है, ये दोनों जो आपके वर्ष हैं ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला देखिए क्वेश्चन, स्मॉल पैकेट टू फॉरेन कंट्री कंटेन एनी डॉक्यूमेंट पर्सनल करस्पॉन्ड इज प्रोहिबिटेड अंडर विच कैटेगरी? विदेश जाने वाला जो स्मॉल पैकेट है जिसमें व्यक्तिगत पत्राचार का कोई भी दस्तावेज है, किस श्रेणी के प्रतिबंध के अंतर्गत इसे रखा गया है? प्रोहिबिशन इंटेंडेड टू इंश्योर सेफ्टी, सर्टेन स्पेशल ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ आर्टिकल। स्मॉल पैकेट में पर्सनल चीजें भेजना किस प्रतिबंध के अंतर्गत रखा गया है? नेचर ऑफ आर्टिकल, लेख की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले निषेध। डाकघर गाइड जब आप पढ़ेंगे तो 3 तरीके के निषेध आपको दिखाई देंगे। एक, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निषेध, कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए गए निषेध, और एक दिखाई देगा कि आर्टिकल से उत्पन्न होने वाले निषेध। तो जब किसी स्मॉल पैकेट में कोई पर्सनल कम्युनिकेशन डाला जाता है तो उसको बोला जाता है लेख के प्रकृति के कारण होने वाला निषेध। आर्टिकल containing sharp object not properly protected is brought to the counter by customer. It can be refused for. नुकीली वस्तु वाली ठीक से संरक्षित नहीं होने पर ग्राहक द्वारा काउंटर पर लाया जाता है, इसे मना किया जाएगा। पहले टाइप का जो हमने निषेध देखा वो था वस्तु के कारण जो उत्पन्न होने वाला निषेध है, जिसमें हमने देखा कि भाई स्मॉल पैकेट में कोई पर्सनल कम्युनिकेशन डाला जा रहा है। अब दूसरे टाइप का जो निषेध है कि आर्टिकल कंटेनिंग शार्प ऑब्जेक्ट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? इंटेंडेड टू इंश्योर सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सर्टेन स्पेशल ऑब्जेक्टिव, कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए, नेचर ऑफ आर्टिकल या लेख की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले निषेध। तो इस कंडीशन को हम रखेंगे सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निषेध, कि डाक में जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होनी चाहिए। विदेश डाक में पत्र डाक से आशय क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन हमें इसके पहले मिला था और क्या देखा था कि भाई साहब विदेश डाक में आर्टिकल की 2 कैटेगरियां हैं। अब 2 में जैसे आपका एक हो गया पहला पत्र टाइप का और दूसरा पार्सल टाइप का। अब पत्र में ये है कि ये सभी चीजें जो यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे पत्र, पोस्ट कार्ड, मुद्रित कागज, छोटे पैकेट, नेत्रहीन साहित्य, ये सभी पत्र के अंतर्गत आते हैं। और विदेश में जब बोला जाएगा पत्र, डाक या लेटर पोस्ट, तो ये सभी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। For which of the following special service the charge are same for all destination? निम्न में से किन विशेष सेवाओं के लिए शुल्क सभी गंतव्यों में एक जैसे हैं? रजिस्ट्री, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, इंश्योरेंस, लेट फी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से विशेष सेवाओं के लिए शुल्क, जैसे रजिस्ट्री का शुल्क पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी हम सर्विसेज देते हैं समान होगा। एडी का सर्विस, एडी के लिए चार्ज हर जगह समान होगा, बीमा के लिए समान होगा, और लेट फीस जो है हर जगह समान होगा। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिन पर फीस जो है एक समान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, एनवलप विथ कलर्ड स्ट्रिप ऑन एंड आर यूज ओनली एयरमेल स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स? ऐसे लिफाफे जिनके सिरों पर रंगीन धारियां हों उन्हें केवल हवाई पत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कथन इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है, विच साइड शुड बी ट्रांसपेरेंट पेपर बी फेसिंग इन ट्रांसपेरेंट एनवलप? समतल भाग, वर्टिकल साइड, ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है
कि पारदर्शी लिफाफे में पारदर्शी कागज किस तरफ लगाया जाता है, तो पारदर्शी कागज समतल भाग की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, जैसे पीछे साइड हम मोड़ कर रखते हैं, आर्टिकल को फ्लैप को मोड़ कर चिपकाते हैं, तो वो चीजें उस साइड कभी भी पारदर्शी लिफाफे में पारदर्शी कागज नहीं होना चाहिए, समतल भाग की तरफ होना चाहिए। द ट्रांसपेरेंट envelope should have transparent portion, round shape, triangular, rectangular, square shape। और जो आपका पारदर्शी भाग होता है वो आयताकार होना चाहिए, है ना, ऐसा करके होना चाहिए, जो उसका जो साइज वगैरह निर्धारित किया उसको फॉलो करना चाहिए। अगला देखिएगा, इन केस ऑफ फॉरेन पोस्ट आर्टिकल द एड्रेस ऑफ सेंडर शुड बी मेंशन टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट। जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो पीओजी 2 के नियम के अनुसार ही देखेंगे, है ना। पीओजी 2 के नियम के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एज पर गाइड। देयर आर पोस्टेज स्टाम्प फ्रैंकिंग इंप्रेशन पुट एनवलप, टॉप राइट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। कहां पे डाक टिकट या फ्रैंक इंप्रेशन किसी फॉरेन आर्टिकल में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, टॉप राइट, सेम एज इनलैंड। नेक्स्ट है, हाउ इज अ पोस्टेज पेड इन फॉरेन पोस्टल आइटम, पोस्टेज स्टाम्प, फ्रैंकिंग इंप्रेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। पोस्टेज पेड करने के क्या तरीके हैं विदेश डाक में, तो दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तो हो गया पोस्टेज स्टाम्प, तीसरा हो गया फ्रैंक इंप्रेशन, और एक और ऑप्शन रहता है कैश का, तो यहाँ पे विकल्प नहीं दिया है। ये दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, बाकी सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, सरल क्वेश्चन था। What should be written in the impression FM used in foreign postal article, कि विदेश में, विदेश डाक वस्तु में जब फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करेंगे तो फ्रैंकिंग मशीन के छाप में क्या लिखा होना चाहिए। भारत डाक शुल्क, इंडिया पोस्टेज, भारत सेवा शुल्क, डाक सेवा शुल्क। कौन सा उत्तर है कि जब भी फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उस पर लिखा होना चाहिए भारत डाक शुल्क, मतलब भारत इंडिया पोस्ट है, उसका मतलब होगा इंडिया पोस्ट, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन रजिस्ट्री पैकेट रिक्वायर्ड टू बी सेंड बिग सिटी स्मॉल टाउन कैश प्रीपेमेंट। स्मॉल टाउन और बड़े शहर में जब भी आप डाक शुल्क की नगद पूर्व अदायगी के लिए बहुत सारे गैर रजिस्ट्री पैकेट भेजते हैं तो आपको क्रमशः बताना है कि बड़े शहर और छोटे शहर में किस प्रकार से वो उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्रमशः बताना है। तो बड़े शहर पहले पूछा था और छोटे शहर तो पहले 500 और 250। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए पोस्टल आर्टिकल ऑलरेडी बुक्ड आर डिटेन classified according to the law, one who is responsible for it is। यदि पहले से बुक की गई कोई डाक सामग्री को किसी नियम के अनुसार डिटेन कर लिया तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंडर, एड्रेसी, पीओ ऑफ द बुकिंग, पीओ ऑफ डिलीवरी, डिपार्टमेंट ऑफ। हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल सेंडर और एड्रेसी। ठीक है, प्रेषक या प्राप्त करता। अगला सवाल देखिए, 26 नंबर का सवाल है, रजिस्ट्री न्यूज़पेपर टू फॉरेन कंट्री कंटेनिंग लूज एडवर्टाइजमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर विच कैटेगरी। विदेश में खुले विज्ञापन वाले पंजीकृत समाचार पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं। तो हमने पहला क्या देखा था कि किसी स्मॉल पैकेट में आपने पर्सनल कम्युनिकेशन डाल दिया तो वो नेचर ऑफ आर्टिकल के कारण प्रोहिबिटेशन था। फिर हमने देखा कि अगर नुकीले धार वाले आर्टिकल भेज दिए तो सुरक्षा में सुनिश्चित करना था। अब यदि न्यूज़पेपर भेज रहे हैं तो न्यूज़पेपर तो आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर विदेश में खुले विज्ञापन वाले पंजीकृत भेजे जा रहे हैं तो प्रतिबंध जो है वो आर्टिकल के कारण उत्पन्न हुआ निषेध कहलाता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 था वो करेक्ट जवाब था। मैंने डिटेल में काफी बताया हुआ है
कि विदेश डाक में निषेध की 3 कैटेगरियां हैं और तीनों कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अपने वीडियो में थ्योरी वाले में अच्छे तरीके से किया हुआ है। आपने नहीं देखा तो जरूर से जाके देखिएगा। टू व्हाट एड्रेस विल द आइटम सेंड फॉर आर्म फोर्स 56 फ्लीट ऑफिस मुंबई, दोनों 66 APO। His right answer is A and B, दोनों 56 APO एंड फ्लीट ऑफिस मुंबई। आर्म फोर्स की डाक जो है इनके द्वारा निपटाई जाती है। ये हम कंडीशन बात कर रहे हैं विदेश वाले जो भी है। टू whom अनडिलीवरेबल लेटर आर रिटर्न, कंट्री ऑफ ओरिजिन, एड्रेसी, डिलीवरी कंट्री, नन ऑफ दीज। अवितरणीय पत्र किसे वापस किए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर A is right answer, country of origin. Important question, guys. Very important question. Next question, identity and incorrect statement. A few statement given. Choose incorrect statement. First statement is inquiry received by post office India, addressee in India, concern inward foreign article not accepted. भारत में डाकघरों द्वारा विदेशी लेखों के संबंध में भारत के पतों से प्राप्त पूछताछ एक्सेप्टेबल नहीं होता है। पहला क्या स्टेटमेंट गलत है? हाँ जी, पहला ही तो गलत है ना। यदि भारत के एड्रेसी के द्वारा कोई पूछताछ किया जाता है तो क्या वो गलत, क्या एक्सेप्टेबल नहीं होगा? एक्सेप्टेबल होगा भाई साहब, है ना। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब बाकी सभी सही है, ठीक है। सभी क्या मतलब बी में और सी में। बी में सी को देख लेते क्या लिखा हुआ। इंक्वायरी कॉन्सर्निंग आर्टिकल लेटर पोस्ट पार्सल पोस्ट अनदर कंट्री विच मेंबर ऑफ यूपीयू एक्सेप्टेड, बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा। यूपीयू के सदस्य किसी अन्य देश में पोस्ट किए गए पत्र डाक पार्सल डाक से संबंधित लेखों की पूछताछ स्वीकार की जाती है। और पूछताछ जो है वो सादे कागज पर प्रस्तुत की जा सकती है, ऐसा मैं 3 में बताया था। ये दोनों विकल्प सही है, पहला जो है गलत हो जाएगा। आर्टिकल इंश्योर्ड विच आर नॉट डिलीवर आर रिटर्न एज सून एज पॉसिबल और नॉट लेटर देन विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब इन विच सेक्शन, आउटवर्ड ऑफिशियल, इनवर्ड ऑफिशियल, प्राइवेट, स्पेशल डिलीवरी। इन सरकारी विदेश डाक पर इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। किन सरकारी विदेश डाक पर सरकारी टिकट का उपयोग पूर्व अदायगी के लिए किया जा सकता है? जाबक, आबक। तो भाई किसके लिए कर सकते हैं हम? जाबक के लिए कर सकते हैं, आबक के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाला आर्टिकल किसी और देश से भारत को आएगा। जाबक आर्टिकल में आप सरकारी टिकट का उपयोग कर सकते हैं, आबक के लिए नहीं कर सकते। हु विल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हु विल साइन पोस्टल आर्टिकल विच ड्यूटी इज पेबल। किसी आर्टिकल पर कोई कस्टम चार्ज दिया जाना है तो उस पर साइन कौन करता है? अथराइज ऑफिसर, पीओ, टीजी, सर्कल हेड, सेक्रेटरी पोस्टल। सवाल नंबर 31, राइट आंसर इज अथराइज अथॉरिटी ऑफ पीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर का लंबाई प्लस मोटाई का अधिकतम योग इससे अधिक नहीं होगा और सबसे बड़ा आयाम जो है वो इससे अधिक नहीं होगा। तो जब भी आप बात करेंगे कि भाई लेंथ है थिकनेस, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 900 और सिंगल बताएंगे तो 600 mm जो है वो सिंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ऑल ऑफ द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, प्राइवेट पोस्ट कार्ड का मैक्सिमम साइज क्या होगा? इसका ऑप्शन डी है ना, आईएलसी का यूज इन तीनों देशों में किया जा सकता है, बाकी किसी, ये अपवाद है एक कि भाई आईएलसी तो भारत में यूज किया जाएगा, नहीं भारत में नहीं, कुछ अगल बगल के देश हैं वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं, बाकी कहीं भी आईएलसी यूज नहीं किया जाता। फिर उस अगर किया जाता, भेज ही दिया आपने, तो फिर वो अलग तरीके से हम डील करेंगे और उसके हिसाब से चार्ज जो है वो कलेक्ट करेंगे। प्राइवेट पोस्ट कार्ड का अधिकतम जो साइज होगा 105/148 होगा। न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम जो है वो 90/140 mm होगा। दोनों याद करिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला 105 × 148 है
और फिर दूसरा है 90/40, है ना, इंपॉर्टेंट है। साइज भी कितने बार पूछ लिया है इन्होंने, तो अभी जो है फिर से पूछा ही जाएगा, दोनों साइज याद करिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कार्ड दैट डू नॉट मीट कंडीशन विद विल कंसाइडर। जिन पोस्ट कार्ड की शर्तें पूरी नहीं होती उन्हें क्या माना जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या माना जाएगा? कि जिन पोस्ट कार्ड पर शर्तें पूरी नहीं होती उसे हम पत्र मानते हैं। हाउ मेनी कैटेगरी प्रिंटेड पेपर आर इन देयर फॉरेन पोस्टल आर्टिकल? 2, 3, 4, 5। अब गाइड के अनुसार बताना है कि मुद्रित कागज की कितनी श्रेणियां उपलब्ध हैं विदेश डाक में। प्रिंटेड पेपर की कितनी सर्विस उपलब्ध है विदेश डाक में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, 2 कैटेगरी उपलब्ध है। ठीक है, 2 कैटेगरियां जो है उपलब्ध है। जैसे आपका इंग्लैंड में 4 था तो 4 को मर्ज कर दिया, अभी तो फिलहाल में मर्ज कर दिया है, लेकिन एज पर गाइड देखें तो 4 ही दिखाई देगा। लेकिन विदेश डाक में प्रिंटेड पेपर की केवल 2 है। एक आपका प्रिंटेड पेपर हो गया, दूसरा आरएनपी हो गया। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो 38 नंबर का है। मुद्रित कागजों की पैकिंग में मुद्रित कागज किस ओर लिखा जाएगा? विच साइड शुड बी प्रिंटेड पेपर रिटर्न पैकिंग ऑफ प्रिंटेड पेपर? टू एड्रेस, अदर साइड एड्रेस, लेफ्ट ऑफ एड्रेस, लेफ्ट ऑफ एड्रेस। both ऑप्शन आर सेम। कहां पे लिखा जाता है? पते की ओर आपको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मीनिंग ऑफ पोर्ट पेई। पोर्ट पेई का मतलब क्या होगा? पोर्ट पेई, पोस्टेज नॉट पेड, पोस्टेज पेड, पोस्टेज हाफ पेड, नो वन। पोर्ट पेई का मतलब क्या होता है? पोस्टेज पेड। ठीक है, डाक शुल्क का भुगतान कर दिया गया। क्या साइज था इसका? किसी को याद है तो कमेंट करिएगा। वही साइज पूछ लिया। पोर्ट पेई शुड बी रिटन वाइट फ्रेम हाउ मच साइज। क्या साइज रहता है जहां पे आपको लिखना है? ये आपका पोर्ट पेई हो गया। और यदि आपको लिखना है पोस्टेज पेड, ठीक है, साइज क्या होगा? 20/15, है ना, 20/15 हो जाएगा। 15 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, 300 mm के अंतर्गत रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है गाइस? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर प्रेस्क्राइब्ड साइज ऑफ प्रिंटेड पेपर? सेम एज लेटर, लाइक अ पोस्ट कार्ड, सिमिलर टू आइदर, नो वन। कौन सा सही है? मुद्रित कागजों के निर्धारित माप किसके अनुसार होते हैं? लेटर के समान होते हैं। प्रिंटेड पेपर के साइज होते हैं वो पत्र के समान होते हैं। जो साइज पत्र का होगा विदेश डाक में, वही साइज प्रिंटेड पेपर का होगा। इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट सवाल। अगला देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ प्रिंटेड पेपर? 2, 5, 10, 4। राइट आंसर इज ए। मुद्रित कागजों का अधिकतम वजन 2 kg होता है। अगला बताना है, जो एम बैग होता है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वेट क्या होगा? 2, 5, 5, 10, 5, 30, 220। तो मिनिमम क्या होगा? मिनिमम होगा 5 और मैक्सिमम हो जाएगा 30। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, बल्क बैग मतलब एम बैग बोले, बल्क बैग बोले, सब चीजें सेम है। तो इसकी सुविधा चालू नहीं है। किसके लिए चालू नहीं है? किन देशों के लिए थोक थैला प्रणाली चालू नहीं है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डायमेंशन ऑफ स्मॉल पैकेट, छोटे पैकेट का आयाम कितना होता है? लाइक अ पोस्ट कार्ड, सेम एज लेटर, सिमिलर टू प्रिंटेड पेपर, नन ऑफ दीज। छोटे पैकेट का साइज जो है वो लेटर के समान। 2 चीजें आपको दिखी यहां पर। एक दिखा प्रिंटेड पेपर का भी साइज सेम था जैसे लेटर का होता है, और स्मॉल पैकेट का भी साइज वही होता है जो लेटर का होता है, मतलब पत्र का होता है। What else is BLP is called? माइक्रोग्राम, सिकोग्राम, पिकोग्राम, नन ऑफ दीज। बीएलपी को देखिए फॉरेन में अलग अलग टर्म है। जैसे प्रिंटेड पेपर को हम पेटेड पैकेट, अन्य साहित्य को सिकोग्राम, ठीक है,
जैसे एयरमेल से भेजना है तो पार एबियन, ये टर्म अलग अलग यूज करते हैं, तब जाके वो समझ में आता है कि इस कैटेगरी का आर्टिकल है। तो अंधसाहित्य को हम सिकोग्राम बोलते हैं, वही क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन बी करेक्ट है। अंधसाहित्य का मैक्सिमम वेट क्या होगा? बीएलपी का मैक्सिमम वेट, इस राइट आंसर इज 2457। विच वन इज करेक्टेड? राइट आंसर इज 7 kg। राइट आंसर इज 7 kg, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सवाल नंबर 47 था। अगला सवाल देखिएगा। सारे क्वेश्चन अब देखिए, इतना ये डिस्क्रिप्शन में दिया है टॉपिक पूरा POG2, और जब क्वेश्चन पूछता है पेपर में तो केवल इंपॉर्टेंट पूछता है ना। अभी तक इतना डीप में कभी नहीं कि चीजें जो है समझ में ना आए, 1% चीजों को छोड़ दें, है ना। अगर 100% में 1-2% छोड़ दें तो हमेशा इंपॉर्टेंट पूछा। ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको यहां करवा रहा हूं तो वहां भी परीक्षा में भी पूछे गए हैं। कौन सा चार्ज लिया जाता है अंध साहित्य में? रजिस्ट्री, एक्नॉलेजमेंट, एयर सरचार्ज, या फिर सभी शुल्क फ्री कर दिए गए हैं? तो कौन सा चार्ज? वही आपका कंडीशन है कि हवाई चार्ज तो लिया ही जाता है। हवाई चार्ज कौन सा लिया जाएगा? जो प्रिंटेड पेपर पर, मुद्रित कागज पर लगता है, वही चार्ज इस पे भी वसूल करते हैं। ठीक बोल रहा हूं? बिल्कुल। तो इस पॉइंट को भी आप याद करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। कंप्लेंट रिलेटिंग टू बीपी सीओडी आर्टिकल सब्जेक्टिव टाइम लिमिट 3, 6, 9, 12 month, विच वन इज करेक्टेड गाइस? सवाल अगला है और पूछा है कंप्लेन रिलेटिंग टू बीपी सीओडी आर सब्जेक्टेड टू टाइम लिमिट ऑफ कितना भाई? 12 महीने के अंदर शिकायत इसके लिए आपको दर्ज करवानी पड़ती है। एयरमेल इज सेंट बाय एयरमेल, बाय सरफेस, बाय बोथ, नन ऑफ द अबव। आर्टिकल जो हवाई से भेजे जाने हैं वो केवल हवाई के द्वारा ही भेजे जाते हैं। ठीक है। व्हाट शुड बी रिटन इन ब्लू ऑन एयरमेल आइटम? हवाई डाक वस्तु में नीले रंग से क्या लिखा होना चाहिए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। पारेबियन, पारलैंड, बोथ, या नन ऑफ द अबव? कौन सा उत्तर करेक्ट है? कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। भाई नीले रंग से हमने लिखना है पारेबियन। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी विदेश डाक में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, और वो जो है जैसे हवाई डाक को हम पारेबियन के नाम से भी जानते हैं विदेश डाक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है अदत्त मतलब अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड हवाई डाक वस्तुओं को शुल्क लगाने के उद्देश्य से किसे लौटाया जाना चाहिए? टू एड्रेसी, टू सेंडर, फीस माफ कर दिया जाएगा, या फिर ए और बी दोनों को लौटाया जा सकता है? जब भी कोई आर्टिकल अनपेड है या अपर्याप्त रूप से पेड है, ये जिसे हम बोल सकते हैं इनसफिशिएंटली पेड, ठीक है, तो किसे लौटाया जाएगा? हमेशा इसे प्रेषक को लौटाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट है, टू द सेंडर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि भाई इफ पोस्टेज ऑन एयर आर्टिकल इज पेड लेस देन ... %, और टोटल सरचार्ज ... %, कंपोजिट सरचार्ज, या फिर बोले कि कंबाइंड सरचार्ज, एज केस मी बिल सच आर्टिकल बी सेंट बाय लैंड रूट। इंपॉर्टेंट है, अब कंडीशन में बता देता हूं आपको कि यदि हवाई डाक वस्तुओं की डाक शुल्क की अदायगी, एयरमेल चार्ज की बात कर रहा है, एयरमेल चार्ज की बात कर रहा है, यदि एयरमेल चार्ज में डाक शुल्क की अदायगी टोटल जो लगना है इससे कम है। पहला कंडीशन क्या है? टोटल जो लगना है इससे कम है, या फिर कंबाइंड सरचार्ज, कंबाइंड सरचार्ज में आपका जो आपके सरफेस के चार्ज और एयरमेल चार्ज दोनों संयुक्त होते हैं, तो ऐसे आर्टिकल को स्थल मार्ग से भेजा जाएगा। कि टोटल का इतने से कम हुआ, ठीक है, जो हवाई में लगना है वो इतने % से कम होगा, और कंबाइंड सरचार्ज इतने % से कम होगा, तो इसको हम स्थल से भेजेंगे, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया भाई। यदि हवाई सरचार्ज 75% और टोटल संयुक्त चार्ज जो है वो 50% से कम होता है, तो उसे हम स्थल से भेजते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच चार्ज आर ऑन रजिस्टर्ड आर्टिकल एडिशन टू पोस्टेज? रजिस्ट्रीकृत वस्तुओं में डाक शुल्क के अलावा कौन सा शुल्क लगाया जाता है? नॉर्मल, स्पेशल,
फैसिलिटी चार्ज, सर्विस टैक्स। रजिस्ट्री वस्तु में डाक शुल्क के अलावा कौन सा चार्ज लगाया जाता है? सामान्य चार्ज, विशेष चार्ज, सुविधा चार्ज या फिर सेवा चार्ज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। स्पेशल चार्ज लगाते हैं एक, ठीक है, स्पेशल चार्ज भी हम रजिस्ट्री आर्टिकल पर लगाते हैं डाक शुल्क के अलावा। रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली वस्तुओं को डाला जाता है। An article is from registry put into letter box, post box, ban mail at a post office counter। कौन सा? कि भाई रजिस्ट्री से जो आर्टिकल भेजे जाने हैं उसको केवल पोस्ट ऑफिस काउंटर पर दिया जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है, 56 नंबर का है। कंप्लेन कॉन्सर्निंग फॉरेन मनी ऑर्डर मस्ट बी मेड विद इन अ पीरियड डॉट डॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस दिन से इशू हुआ है, जारी होने की तिथि से कितने अवधि के भीतर आपको मनी ऑर्डर के लिए कंप्लेन करना है। कल हम देखा था सीओडी के लिए, देखा था पोस्टल ऑर्डर का, देखा था कि 12 महीने था। सेम कंडीशन इसमें भी हो जाता है कि भाई इसमें भी 12 महीने का समय होता है। 12 महीने के भीतर आपको विदेश के डाक में ये कंडीशन याद रखना है कि विदेश में चाहे वीपी हो, सीओडी हो या मनी ऑर्डर हो या पोस्टल ऑर्डर हो, कुछ भी हो, 12 महीने के अंदर कंप्लेन करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जारी होने की तिथि से, जिस दिन से जारी हुआ है उस दिन से 12 महीने काउंट करना है। लेकिन रजिस्ट्री में ये जो भी आपके बाकी टाइप के आइटम उस पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। कंडीशन जाके एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बेसिक डिफरेंस यही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इन द केस ऑफ पार्सल एड्रेस टू डॉट डॉट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डिस्पोजल इवन नॉन डिलीवरी शुड बी रिकॉर्डेड कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। कि डॉट डॉट को संबोधित पार्सल के मामले में गैर वितरण के निपटान के संबंध में निर्देश सीमा शुल्क घोषणा पत्र पर दर्ज किए जाने चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन ये पूछा है कि देखिए आर्टिकल आपने भेजा, लीबिया भेजा, यूके भेजा, यूएसए भेजा, फ्रांस भेजा। अब वहां से जब आर्टिकल मान लीजिए वितरित नहीं हो पाएगा, तो वितरित नहीं हुआ तो आपको क्या करना है कि आपको निर्देश देना है कि उस किस पर देना है, डिस्पैच नोट में। नॉर्मली जो आर्टिकल पर नोट दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो प्रेषण नोट पर दिए जाते हैं, डिस्पैच नोट पर। लेकिन एक देश ऐसा है, उस देश में जैसे आपका आर्टिकल वितरित नहीं हुआ तो उसका निर्देश आप कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र पर भी दे सकते हैं। और देश का नाम है यूएसए। और जिसने यूएसए बोला है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपको ध्यान रखना है कि उससे संबंधित निर्देश आप किस पे दे सकते हैं, सीमा शुल्क घोषणा पत्र पर भी नोट कर सकते हैं। मतलब डिस्पैच नोट पर तो दे ही सकते हैं, साथ में कस्टम डिक्लेरेशन जो उसके साथ भेजा जा रहा है ना, उस पे भी नोट कर सकते हैं। बाकी देशों में ये अप्लाई नहीं होता है। मैक्सिमम वैल्यू इंश्योरेंस एनी आइटम इन इंडिया 15,000, 20, 25, 30। 20,000 इज राइट आंसर गाइस। जब आप देखेंगे कि गाइड में कितना दिया है, गाइड में कितना दिया है, गाइड का भी देखिएगा, लेकिन अपडेट करंट का क्या है, वो है 20,000, ठीक है। गाइड में आई थिंक 10,000 लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपडेटेड जो कंटेंट है आईपीओ रूल के हिसाब से वो है 20,000। गाइस अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंश्योरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंपलसरी? कॉइन, बुलियन, बैंक नोट, ट्रेवलर चेक, प्लेटिनम, डायमंड, ज्वेलरी, गोल्ड। ऑल आर्टिकल is sent by post, mandatory, insurance is mandatory। next question guys, next question है अदत्त शुल्क मतलब अनपेड और अपर्याप्त रूप से पेड आर्टिकल का बीमा किया जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा बी। जो आर्टिकल अनपेड रहेंगे, इनसफिशिएंटली पेड रहेंगे, उनका बीमा नहीं किया जाएगा। इंश्योर्ड लेटर का मैक्सिमम वेट क्या है? 1, 2, 3, 5, 4। Which one is corrected? The right answer is 2 kg. A normal letter and insured letter both are 2 kg. Option number B is corrected. Next question is important. Next question is very important. Complaint inquiry regarding article letter mail, parcel mail, foreign post must be submitted before ... lapse counting from day following day on which article badge.
विदेश डाक में पत्र मेल पार्सल मेल के लेखों के बारे में शिकायत पूछताछ उस दिन के अगले दिन से गिनती समाप्त होने से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस दिन लेख डॉट डॉट किया गया था, डिलीवर किया गया था, पोस्ट किया गया था, पोस्ट किया गया था, डिलीवर किया गया था। 12 12 6 6 पहला तो होगा, पहला क्या होगा? पहला तो होगा 12 महीना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। विदेश डाक में चाहे आपका मनी ऑर्डर हो, सीओडी हो, कुछ भी है टाइप का आर्टिकल है, कंप्लेन 12 महीना है। मनी ऑर्डर के मामले में क्या था कि जिस दिन जारी किया था, जिस दिन इशू किया था, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू। लेकिन यह कंडीशन लेटर मेल पार्सल मेल में नहीं होता। जिस दिन आपने उसको पोस्ट किया है उसके अगले दिन से, पोस्ट किया है उसके अगले दिन से फॉलोइंग डेट में काउंटिंग करेंगे। जैसे आज का है 25 मार्च, आज पोस्ट किया तो अगले दिन से काउंट करेंगे और कल से 1 साल तक उसका आप कंप्लेन कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों में 12-12 महीना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वुडन ब्लॉक आर्टिकल टू बी इंश्योर्ड शैल बी एटलीस्ट 7, 14, 8, 16। Which one is corrected guys? बीमाकृत वस्तु लकड़ी के ब्लॉक में कम से कम कितना मोटा होना चाहिए? 7 mm, 14 mm, 8 mm, 16 mm। लकड़ी जो है वो कितना mm होना चाहिए? कम से कम 8 mm मोटाई का होना चाहिए। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है, वेयर शुड इंश्योरेंस वैल्यू रिटर्न फिगर वर्ड इंश्योरेंस लेटर, टॉप ऑफ एड्रेस साइड कवर, अपोजिट साइड कवर, बॉटम एड्रेस साइड कवर, बॉटम अपोजिट साइड कवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ कवर, कवर के पता पक्ष के शीर्ष पर। ठीक है, टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ कवर, ये आर्टिकल यहां पर आपको ये चीजें जो है मेंशन करनी है, जैसे बीमा पत्र का कोई मूल्य है और शब्दों और अंकों में दोनों चीजें मेंशन करनी है। चलिए, बीमा पत्रों को केवल डाकघर काउंटर पर ही पेश किया जाता है। इंश्योरेंस लेटर आर ऑफर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस काउंटर, ट्रू और फॉल्स? इस क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। बीमा पत्रों को केवल डाकघर काउंटर पर पेश किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है। इस राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट विल बी अमाउंट कंपनसेशन इन केस डैमेज टू इंश्योर्ड लेटर। अगला क्वेश्चन है, बीमा पत्रों के क्षति होने पर मुआवजा रकम कितनी होती है? इक्वल टू वैल्यू लॉस्ट आइटम, मैक्सिमम सम एश्योर्ड, जितना आपने मूल बीमा किया है उतना, या फिर जितना आपका नुकसान हुआ है उतना? राइट आंसर इज ए। ठीक है, कि जो नुकसान हुआ है वही आपका दिया जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने बीमा का लिमिट जो है 20,000 है तो 20,000 आपको दे दिया जाएगा। जो आपका नुकसान हुआ है वही आपको मुआवजे के रूप में लौटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी टाइप रिप्लाई कूपन आर देयर? 3, 4, 2 या फिर 5? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लाई कूपन आर 2 टाइप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है कहीं पे कि कौन कौन से, लेकिन ये बताया गया है कि 2 प्रकार के रिप्लाई कूपन अवेलेबल है। अगला 69 है, बोला है विच स्टाम्प बिल पोस्ट ऑफिस इशू रिप्लाई कूपन, पुट इन इट डेट स्टाम्प, स्टाम्प सील, कैश स्टाम्प, पोस्ट ऑफिस स्टाम्प। जवाबी कूपन जारी करने वाला डाकघर उस पे कौन सा मोहर लगाता है? कौन सा मोहर लगाता है भाई? उस पर डेट स्टाम्प, तारीख मोहर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन कैन अ पर्सन गेट अ टाइम? 10, 15, 20, 30। एक व्यक्ति एक बार में कितने अंतरराष्ट्रीय जवाबी कूपन ले सकता है? कितने? मैक्सिमम 10
रिप्लाई कूपन ले सकता है? इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन कैन बी एक्सचेंज बिटवीन कंट्री, यूपीयू मेंबर, अप्पू मेंबर, सार्क मेंबर, एशियन मेंबर। विच ऑप्शन इज राइट? अंतरराष्ट्रीय जवाबी कूपन केवल जो यूपीयू के मेंबर होते हैं, जो यूपीयू के मेंबर होते हैं, उन्हीं के बीच में अदला बदली किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ऑन अ कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। जब आप कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर किस चीज के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए कि भाई एब्रिविएशन, डिट्टो मार्क, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। मतलब संक्षिप्त में तो लिखना नहीं है ना, शॉर्टकट लिख दिया आपने, सीबी लिख दिया, ए बी लिख दिया, ऐसे करके, और मार्क वगैरह काटा पीटी हौच पौच वगैरह नहीं करना, दोनों चीजें आपको मतलब क्लियर भरना है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेन मनी ऑर्डर सर्विस हैज बीन टेम्परेरी सस्पेंडेड एक्सेप्ट इन विच कंट्री, एज पर गाइड, एज पर गाइड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, बोला है किन देशों को छोड़कर विदेश मनी ऑर्डर सेवा को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है? याद करिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, ऑप्शन डी, बर्मा, भूटान, नेपाल। इन तीनों देशों को छोड़कर विदेश मनी ऑर्डर अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है, दैट मीन्स टेम्परेरी सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सवाल नंबर 74, रेफरेंस इन केस वेयर एन आर्टिकल इज कॉन्फिस्केटेड बाय कस्टम अथॉरिटी वायलेशन एनी लॉ शुड ओनली बी मेड टू डिविजनल हेड, एमजी, सीपीएमजी, कस्टम अथॉरिटी। व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर इज डी। किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किसी वस्तु को जब्त किए जाने के मामले में संदर्भ केवल कस्टम अथॉरिटी को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टू विच, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था ना पिछले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, टू विच कंट्री आर नॉर्मल इनलैंड एमओ फॉर्म यूज टू सेंड एमओ। किन देशों के पते पर मनी ऑर्डर भेजने के लिए साधारण रूप से उपयोग किया जाने वाला अंतर्देशीय मनी ऑर्डर फार्म का उपयोग किया जा सकता है? किन देशों के लिए बर्मा, भूटान, नेपाल, किन देशों के लिए? इन सभी देशों के लिए, इन सभी देशों के लिए जब आप मनी ऑर्डर भेज रहे हैं तो साधारण मनी ऑर्डर फार्म का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देख लीजिए, अगला इंपॉर्टेंट सवाल देख लीजिए। फिर बोल रहा है, इफ फॉरेन एमओ इज सेंट बीओ will a form filled remitter is to be sent, account, NPO, MPO, none of the above? The right answer is, यदि विदेशी एमओ को शाखा डाकघर से भेजा जाए तो प्रेषक द्वारा भरा गया फॉर्म भेजा जाएगा कहां? कहां भेजा जाएगा? अकाउंट ऑफिस भेजा जाएगा, लेखा कार्यालय भेजा जाएगा। अगला देखिएगा, बोला है टू हुम कैन अ फॉरेनर अप्लाई कैंसिलेशन, चेंज ऑफ एड्रेस, रिफंड ऑफ एमओ इफ ही हैज नॉट पेड इट? एचओसी, डीजी, पीएम, एचओडी। यदि विदेश मनी ऑर्डर जिसकी अदायगी नहीं की गई है, पता बदलने, रद्द करने, रकम वापस लौटाने के लिए किसके पास आवेदन करेगा? किसके पास आवेदन करेगा? यदि इस मनी ऑर्डर का वितरण नहीं किया तो उसे यदि आपको
एड्रेस चेंज करना है, उसका रिफंड लेना है, तो इसके लिए आपको याद रखना है जो अथॉरिटी है वो है पोस्ट मास्टर। आपको उसके पास आवेदन करना, आगे की प्रक्रिया के लिए वो आगे के जो भी अथॉरिटी रहेगी उनसे बातचीत करेगा और इसको संभव कराएगा। By whom will MO receive from abroad prepare in India? VIP लिख देता हूं इस क्वेश्चन पर, वेरी इंपॉर्टेंट। VIMP लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। विदेशों से प्राप्त मनी ऑर्डर किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? कौन सा? एक्सचेंज ऑफिस, अकाउंटिंग, HO, सर्कल? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, विदेशों के मनी ऑर्डर संबंधित विनिमय कार्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, अगला है इफ एमओ कैंसल्ड इट कैन नॉट पेड आफ्टर हाउ मेनी मंथ रिसिप्ट इन इंडिया। यदि किसी मनी ऑर्डर रद्द हो जाए तो उसका भुगतान भारत में प्राप्ति के कितने माह बाद नहीं किया जा सकता एज पर गाइड। यदि कोई विदेश मनी ऑर्डर रद्द हो जाता है तो उसका भुगतान कितने महीने बाद नहीं किया जाएगा? लिखा है 8, 7, 8, 6, 8, 7। सवाल नंबर 7, 9। राइट आंसर इज 6। राइट आंसर इज 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन किसी भी समय किसी डाकघर से मनी ऑर्डर जारी करना निलंबित कर सकता है? कौन मनी ऑर्डर जारी करना निलंबित कर सकता है? HOC, DG, PM, HOD? राइट आंसर इज बी। कौन है अथॉरिटी? DG है। अगला सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल। फॉरेन पोस्ट ऑफिस गिव अ न्यू सीरियल नंबर टू एनी इनवर्ड पार्सल। विदेश डाकघर किसी भी आवक पार्सल को एक नया सीरियल नंबर देता है। कब? जब सीमा शुल्क के अधीन, सीमा शुल्क के अधीन होने पर शुल्क का निर्धारण किया जाता है या फिर नहीं, सीमा शुल्क के अधीन हो और इसका वजन 20 किलो से अधिक हो। कब दिया जाता है नया सीरियल नंबर? आवक पार्सल पर नया सीरियल नंबर कब दिया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा when subjected to custom and duty is assessed। जब सीमा शुल्क के अधीन हो और शुल्क का मूल्यांकन किया जाता है, कि जब शुल्क का असेसमेंट किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है तो नया सीरियल नंबर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस देश को छोड़कर BP COD सेवाएं भारत के लिए सभी देशों विदेशों से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई हैं? बताइए, किस देश को छोड़कर मूलदेय और COD सेवाएं भारत के लिए सभी विदेशों से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई हैं? बर्मा, भूटान, नेपाल, सभी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 82 का जो उत्तर था वो था बर्मा। अब यही क्वेश्चन मनी ऑर्डर पूछा था, मनी ऑर्डर में ये तीनों देश आ रहे थे, लेकिन जब BP COD आएगा तो केवल बर्मा है, आपको याद कर लेना है। पार्सल, फॉरेन पार्सल आल्सो सेंड अंडर COD। क्या विदेश पार्सल COD के अधीन जा सकता है? क्या विदेश पार्सल COD के अधीन जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अगला देखिएगा, इन केस ऑफ BP पार्सल टू whom does remitter have to pay fee? सेंडर, एड्रेसी? मूलदेय पार्सल के मामले में प्रेषक को भेजी जाने वाली रकम पर शुल्क किसे देना होता है? प्रेषक को भेजी जाने वाली रकम पर शुल्क किसे देना होता है? सेंडर को, प्राप्तकर्ता को? भाई किसे देना होगा? प्राप्तकर्ता को देना होगा, क्योंकि BP पार्सल है। अब BP पार्सल में जो आर्टिकल लेगा वही पैसा देगा ना, तो हम उस पैसे को सेंडर को भेजेंगे। अगला क्वेश्चन, वेयर शुड BP COD रिटर्न पार्सल अंडर BP COD सिस्टम? मूलदेय और COD के अंतर्गत भेजने वाले पार्सल में मूलदेय और COD शब्द
कहां पर लिखना चाहिए? बॉटम लेफ्ट, अपर मिडिल, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट? कहां पर लिखना पड़ेगा? ये आर्टिकल है, लिखना है आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, यहां पर आपको मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल, वेयर शुड द नेम एंड एड्रेस सेंडर रिटर्न VP और COD पार्सल? मूलदेय और COD पार्सल में प्रेषक का नाम एवं पता कहां लिखा जाना चाहिए? बॉटम राइट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो भी चीजें मैं बता रहा हूं सब देखिए, चाहे अपडेट हो चाहे पुराना हो, सब डिपेंड करता है गाइड के ऊपर, गाइड के अनुसार ये चीजें हम डिस्कशन करते हैं। लोकेंद्र मौर्य जी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मूल्यांकन ज्ञापन आता है, किसके साथ आता है? An assessment memo accompany only inward parcel which duty assess, all inward parcel duty is not assess, all inward parcel weighing more than 20। कि असेसमेंट मेमो जो होता है वो सबके साथ, सभी विदेशी पार्सल के साथ आता है। भानु प्रताप जी बिल्कुल सही जवाब है कि असेसमेंट मेमो, मूल्यांकन का ज्ञापन सभी आवक इनवर्ड विदेशी पार्सल के साथ होगा, भले ही उस पर शुल्क का आकलन किया, शुल्क की गणना की या नहीं की, इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। चलिए अगला देखिएगा, जिन पार्सलों का वितरण ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, मलेशिया में किया जाना है, उनके प्रेषक को चाहिए कि भेजी जाने वाली रकम पर निकाले गए शुल्क की पूर्व अदायगी पर उस शुल्क को चुकाना चाहिए। नगद देकर, डाक टिकट लगाकर, फ्रैंकिंग मशीन छाप लगाकर, या फिर रेवेन्यू टिकट लगाकर? कौन सा उत्तर? बी नंबर का, बिल्कुल ऑप्शन सभी के सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्यात शुल्क के लिए उत्तरदायी वस्तुओं को एक्सचेंज के बाहरी कार्यालय में रोक दिया जाता है। देखिए ध्यान समझिएगा, आर्टिकल लाइबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी आर डिटेन आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, सेंडर इज इन्फॉर्म रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सेंडर को कैसे हम सूचित करेंगे? बाय ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, कस्टम अथॉरिटी डायरेक्टली, हेड ऑफ सर्कल, ऑल ऑफ द अबव। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो भाई कस्टम अथॉरिटी द्वारा डायरेक्ट सेंडर को सूचित किया जाता है कि आपके आर्टिकल में कस्टम से संबंधित कुछ चीजें अभी बची हुई हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला देखिएगा, भारत में वितरण के लिए प्राप्त मूल्यदेय पत्र वस्तु और COD सेवा के अधीन जो VP पार्सल है, प्राप्तकर्ता को कौन सा शुल्क अदा करना पड़ेगा? भारत में वितरण के लिए प्राप्त मूल्यदेय पत्र, डाक वस्तु, COD सेवा के अधीन पार्सलों के प्राप्तकर्ता को कौन सा शुल्क अदा करना होगा? डिलीवरी चार्ज, पोस्टेज चार्ज, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा शुल्क अदा करना होगा? डिलीवरी चार्ज। प्राप्तकर्ता की बात कर रहा है, ठीक है, डिलीवरी चार्ज हम कलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वितरण के लिए प्राप्त मूल्यदेय लेटर पार्सल के मामले में प्राप्तकर्ता से कौन से चार्ज लिए जाते हैं? VP लेटर और VP पार्सल के मामले में प्राप्तकर्ता से कौन से चार्ज लिए जाते हैं? जो प्रेषक को रकम भेजना है तो पहला लेंगे, डिलीवरी चार्ज लेंगे, बीमा चार्ज लेंगे, कोई होगा तो कोई अतिरिक्त चार्ज है वो भी लेंगे, ये सभी चार्ज लेंगे। जब भारत में वितरण के लिए कोई VPL, वैल्यू पेबल लेटर, वैल्यू पेबल पार्सल
हमको मिला है तो हम ये सारे चार्ज कलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वितरण के लिए जो हमको बीपीएल और पार्सल मिला था, प्राप्तकर्ता से रकम वसूल करने के बाद भेजे जाएंगे कैश, एमओ, क्रेडिट अकाउंट, बाय चेक। कैसे भेजे जाएंगे? बाय एमओ, मनी ऑर्डर के द्वारा भेजे जाते हैं। अगला 93 है, व्हाट शुड बी मैक्सिमम वेट बीपी पैकेट टू बी सेंड श्रीलंका? 800, 600, 900? 900 ग्राम से ज्यादा का मूल्यदेय पैकेट श्रीलंका को नहीं भेजा जा सकता। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन इंश्योरेंस पार्सल सेंड अंडर बीपी लेटर, पार्सल, सीओडी अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब कंडीशन? मूल्यदेय पत्र, पार्सल, सीओडी के अंतर्गत भेजे गए पार्सल का बीमा किस प्रकरण में दी गई शर्तों के अधीन की जाती है? तो देखिए, पत्र से रिलेटेड चीजें 4 में और पार्सल से रिलेटेड चीजें 5 में। ठीक है, तो लेटर से संबंधित यहां और पार्सल से रिलेटेड 5 में। तो 4 और 5, 4 में आपका लेटर संबंधित नियम दिया है, 5 में पार्सल से संबंधित नियम दिया है। इन विच सेक्शन बीपी एंड सीओडी सर्विस? 4, 6, 8, 10। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, पंजाब सर्किल तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, सेक्शन ही सेक्शन पूछेगा, 5-6 क्वेश्चन दे देगा, हर बार पूछता है। कौन सा उत्तर? ऑप्शन सी। ठीक है, 8 में दिया है आपका बीपी और सीओडी से रिलेटेड चीजें। अगला देखिएगा, व्हाट शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम वैल्यू इंश्योरेंस फॉर एन आइटम? किसी विदेशी वस्तु की बीमा का अधिकतम मूल्य कितने से अधिक नहीं होगा? विदेशी वस्तु की बीमा का मूल्य जो होगा वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, जो आंतरिक वस्तु है या आपका आर्टिकल और इसके अंदर कोई आपने फोन डाल दिया, कोई भी आइटम डाल दिया, उसका बीमा किया, तो जो उस कंटेंट का कीमत होगा वही आप करेंगे उसका बीमा, उससे अधिक नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो रियल वैल्यू होता है उसका ही बीमा करना है ना आपको। इन विच सेक्शन POG2 कस्टम कंट्रोल मेंशन? 8 में सीओडी, 9 में क्या दिया है आपको? 9 में आपको दिया है कस्टम, 10 में क्या दिया है और 11 में क्या दिया है? 10 में प्रोहिबिशन और 11 में इंक्वायरी से रिलेटेड चीजें दी गई है। इसको भी आप याद करिएगा। ठीक है, तो 8 में बीपी सीओडी, 9 में आपका कस्टम, 10 में प्रोहिबिशन और 11 में इंक्वायरी। इन विच ईयर कस्टम एक्ट वाज इनेक्टेड? 1963, 62, 61, 60? क्या है? 1961, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। ठीक है, 61 नहीं, 62। भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सीमा के बाहर स्थानों और सीमाओं के बाहर भारत के स्थानों के लिए भेजी गई वस्तुओं पर किसका नियंत्रण होता है? डीजी, संचार मंत्री, कस्टम अथॉरिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर? किसका अधिकार रहता है? तो भाई कस्टम अधिकारियों का ही अधिकार रहता है, उसका नियंत्रण कस्टम अधिकारियों पर ही रहता है। When is custom duty basically imposed? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कार्यालय में, वस्तु की बुकिंग ऑफिस में, एट पॉइंट एंट्री एग्जिट फ्रॉम कंट्री, देश में प्रवेश और बाहर जाने वाले स्थान पर सीमा शुल्क नियंत्रण? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देश के प्रवेश में और बाहर जाने वाले स्थान पर उसका मूल रूप से नियंत्रण होता है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया है। आज के लिए इतना ही करेंगे, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।